हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी एंड आज के इस बोर्ड्स एक्सप्रेस में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेड 12th के वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर विच इज प्रोबेबिलिटी। यार प्रोबेबिलिटी चैप्टर की अगर मैं वेटेज की बात करूं तो लगभग 8 मार्क्स की इसकी वेटेज है। साल 2024 में 3 सवाल आए थे, 2023 में 5 सवाल और 2020 में यहां से 6 सवाल आए थे। अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपने 8th में भी पढ़ा है, शायद 7th में भी पढ़ा होगा, 9th 10th 11th और अब आप लोग 12th में भी पढ़ोगे। 10th तक की जो प्रोबेबिलिटी होती थी बहुत इजी होती थी, बहुत ज्यादा इजी। 11th में भी उतना कुछ खास था नहीं, लेकिन 12th में प्रोबेबिलिटी अपने आप में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक टर्म्स और कुछ एग्जांपल्स के थ्रू उन सभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मैं सबसे पहली बात करूं इक्वली लाइकली आउटकम्स की, कि इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं। देखो यार, इक्वली लाइकली आउटकम्स आप लोगों ने ग्रेड 11th में भी पढ़े, ग्रेड 10th में भी पढ़े होंगे कि ऐसे इवेंट्स किसी सैंपल स्पेस में जब सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम होती है तो उन्हें इक्वली लाइकली आउटकम्स बोला जाता है। जैसे मान लो मैंने एक सिक्का उछाला और एक सिक्के को 2 बार उछाला, तो उसके जो सैंपल स्पेस बनेंगे वो बनेंगे बेटा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, एक बार अगर मैं सिक्का उछालूंगा तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होती है, 1/2 होती है। तो यहां पे हेड की अगर मैं बात करूं तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 1/4। 1/2 इंटू 1/2 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4। तो सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जब सेम होती है किसी सैंपल स्पेस में तो उन्हें बोला जाता है इक्वली लाइकली आउटकम्स। क्लियर? अच्छा, अब अगर उसके बाद में बात करूं कि अनइक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं, ऐसे इवेंट्स किसी सैंपल स्पेस में जिनकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग होती है। जैसे मान लो आपने एक बाइज्ड कॉइन उछाला, यानी कि एक ऐसा सिक्का है जो मतलब बाइज्ड मतलब क्या होता है, गलत तो नहीं लिख दिया, बट आप समझो कि ये अनफेयर कॉइन है। इसको आप ऐसे समझो कि अनफेयर कॉइन है। एक अनफेयर कॉइन आपने उछाला, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी उसमें क्या है, 1/3 है। तो जब आप उस सिक्के को उछालोगे सैंपल स्पेस तो यही आएगा, या तो पहले में हेड होगा, दूसरे में हेड होगा, पहले में हेड होगा, दूसरे में टेल होगा, पहले में टेल, दूसरे में हेड, दोनों में टेल टेल। सैंपल स्पेस यही बनेगा। लेकिन अब अगर मैं बात करूं इनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की, तो देखो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, दूसरे हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 2/3, दोनों को मल्टीप्लाई कराओगे 4/9, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/9। इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो 2/3 इंटू 1/3 यानी कि 2/9। इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो 1/3 इंटू 2/3 यानी कि 2/9। इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो 1/3 इंटू 1/3 यानी कि 1/9। तो ऐसे इवेंट्स जिसमें एक ऐसा सैंपल स्पेस जिसमें सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, अलग अलग है, तो ऐसे इवेंट्स को बोला जाता है अनइक्वली लाइकली आउटकम्स। फिर उसके बाद बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि मान लो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लिखा क्या जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है PA/B, है ना, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि नाम से ही क्लियर है, जब कुछ कंडीशन लग जाए, यानी कि इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज ऑलरेडी अकर्ड। A की प्रोबेबिलिटी निकालो जब B हो चुका है, यानी कि 2 इवेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अच्छा, अब यहां पे एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे। जैसे मान लो 2 सिक्के को उछाला मैंने, अनफेयर, वही अनफेयर कॉइन वाला। A एक इवेंट है एटलीस्ट 1 टेल, एक इवेंट है एटलीस्ट 1 टेल वाला, B एक इवेंट है जिसमें एटलीस्ट 1 हेड। अगर मैं इसके आउटकम्स बनाऊंगा तो ये बनेगा टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल, है ना, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, ये बनेगा। अब इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो इंटरसेक्शन क्या है, टेल हेड और हेड टेल। अब इस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालूं, इस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला वही बचपन वाला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, फॉर्मूला वही है। तो इसकी टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टेल की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, यहां पे दिया गया था 1/3। हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2/9। फिर हेड की प्रोबेबिलिटी 2/3 इंटू टेल की प्रोबेबिलिटी 1/3। तो जब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा इस इवेंट की, A इंटरसेक्शन B की, तो वो आ जाएगी आपके पास 4/9। क्लियर है? ठीक है।
अब अगर मैं बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालूं, क्यों? क्योंकि नीचे मुझे बी इवेंट चाहिए। बी इवेंट क्या है? बी इवेंट क्या है? ये वाला हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। तो हेड हेड यानी कि 2/3 इंटू 2/3, हेड टेल यानी कि 1/3 इंटू 2/3, और टेल हेड यानी कि 1/3 इंटू 2/3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास कितनी? 8/9। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो तो 4/8 यानी कि 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, मतलब इवेंट ए जब बी ऑलरेडी हो चुका है। क्लियर है? ठीक है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद बेटा आप लोगों के पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज आती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इन सभी प्रॉपर्टीज को ध्यान से आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। एक सवाल से और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं क्या कि एक डाई को थ्रो किया गया, एक डाई को 3 बार थ्रो किया गया। कितनी बार? 3 बार। अब आप सैंपल स्पेस नहीं बना सकते, लेकिन आप यह पता लगा सकते हो कि 3 बार थ्रो करने पे जो उसका वो बनता है सैंपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो वो हो जाता है बेटा जो भी है 6 इंटू, जितनी बार आप रोल करोगे 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 बार रोल किया 6 की पावर n, ऐसे आप इसको समझ सकते हो। तो एक कोई इवेंट है जिसमें 4 ऑन द थर्ड रो, तीसरे रो में क्या आना चाहिए? 4। यानी कि एक ऐसा इवेंट है, पहले 2 रो में क्या आया है कुछ पता नहीं है, लेकिन तीसरे रो में आपके पास क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें पहले रो में 6 आना चाहिए और दूसरे रो में 5 आना चाहिए। तो पहले में 6, दूसरे में 5 और तीसरे का हमें पता नहीं है, कुछ भी आ सकता है। क्लियर? तो ये 2 इवेंट है, आपको निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी अकर्ड। ए की प्रोबेबिलिटी निकालो जब बी ऑलरेडी हो चुका है। तो ए की प्रोबेबिलिटी निकालो जब बी ऑलरेडी हो चुका है। इसका फॉर्मूला क्या है? ये है। इसका फॉर्मूला क्या है? ये है। तो इसका अगर मैं देखूं तो ये हो जाता है आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। फिर नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा आपके पास? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस से सैंपल स्पेस वाला कट जाएगा, तो ये आपके पास बच जाएगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है? तो ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं निकालूं, देखो ध्यान से देखना बेटा, पहले में 6, दूसरे में 5, ये तो बी का है, और तीसरे में क्या है? 4, मतलब तीसरे में क्या होना चाहिए? 4। तो यही तो एक ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। देखो अब यहां पे क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन जब यहां पे 4 आएगा और यहां पे पहले पे 6 और दूसरे पे 5, तो ये इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। तो इनके इंटरसेक्शन में क्या है? सिर्फ एक एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं? 1। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अगर मैं निकालूं तो देखो कैसे निकालोगे? परमुटेशन वाले कॉन्सेप्ट से। पहले प्लेस पे 6 फिक्स है, दूसरे प्लेस पे 5 फिक्स है, तो एक तरीके से इसे फिल करोगे, एक तरीके से इसे फिल करोगे, और इस वाले को 6 तरीकों से फिल करोगे। तो 1 इंटू 1 इंटू 6 यानी कि 6 हो जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा आपके पास। क्लियर है? क्लियर है? थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद बेटा आप लोगों के पास क्या है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। अब ये क्या कहता है? जब 2 इवेंट आप लोगों के एक साथ होते हैं तो ये थ्योरम का यूज होता है। और ये थ्योरम क्या कहता है? कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि दोनों इवेंट्स अगर मैं एक साथ लेके चलूं, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा भी आपको, तो इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ ऑब्लिक ए, यानी कि जब ई ऑलरेडी हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जब ई ऑलरेडी हो चुका है। देखो 2 इवेंट है आपके पास, ई और एफ। अब मैं क्या कह रहा हूं, मुझे इन दोनों के मतलब एक सवाल से समझते हैं। पहले ये फॉर्मूला समझ लो, एक सवाल से समझते हैं। कहते हैं कि एक बैग है जिसमें 2 ब्लैक बॉल है, 3 व्हाइट बॉल है। एक बैग है जिसमें 2 ब्लैक बॉल है, 3 व्हाइट बॉल है। मैंने 2 बॉल ड्रॉ करी, 2 बॉल निकाली उस बैग से विद और विदाउट रिप्लेसमेंट। पहले वाले पार्ट में मुझे विदाउट रिप्लेसमेंट और दूसरे वाले पार्ट में विद रिप्लेसमेंट का लेके चलना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बीइंग व्हाइट एंड सेकंड बीइंग ब्लैक। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें पहली बॉल क्या हो आपकी ब्लैक हो और दूसरी बॉल क्या हो आपकी व्हाइट हो। तो आपका सबसे पहले तो 2 बॉल का आप लोग सैंपल स्पेस कैसे बनाओगे बेटा? सबसे पहले पहली वाली बॉल भी ब्लैक होगी, दूसरी बॉल भी ब्लैक होगी। पहली वाली बॉल ब्लैक होगी, दूसरी बॉल व्हाइट होगी। तीसरा, पहली बॉल व्हाइट होगी, दूसरी बॉल ब्लैक होगी। चौथा, पहली बॉल भी व्हाइट, दूसरी बॉल भी व्हाइट। ठीक है, अब अगर मैं देखूं यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ पहली बॉल ब्लैक और दूसरी बॉल व्हाइट, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको। तो इसको हम कैसे निकालेंगे बेटा? आपने अभी अभी पढ़ा है
यानी कि दो इवेंट एक साथ जब होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बॉल अगर मैं निकालूं ब्लैक, उसने बोला ना आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पहली बॉल ब्लैक होनी चाहिए दूसरी व्हाइट, तो पहली बॉल ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो कितनी बॉल है, टोटल बॉल कितनी है 5, तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 2/5, 2/5, ठीक है। अब कहते हैं क्या कि पहली बॉल अगर, अब दूसरी बॉल क्या होनी चाहिए व्हाइट, कब, जब पहली बॉल ब्लैक है। देखो इसका मतलब क्या है, दूसरी बॉल क्या होनी चाहिए व्हाइट, कब, जब पहली बॉल ऑलरेडी व्हाइट है, सॉरी ब्लैक है। तो अब आप यहां पे देखो, और ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला है, यानी कि आपने एक बॉल निकाल ली है, तो अब आपके पास बॉल कितनी बची 4, और व्हाइट बॉल कितनी थी 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल कितना रह जाएगा आपके पास 3/4। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, तो 3/10 इज योर आंसर। लेकिन अगर मान लो मैं रिप्लेस कर दूं, एक बॉल मैंने निकाली, पहली बॉल क्या थी ब्लैक थी, और फिर वापस डाली, फिर दूसरी बॉल निकाली, दूसरी बॉल क्या थी व्हाइट थी, तो अब अगर उस केस में मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वही फॉर्मूला होगा, क्योंकि दो इवेंट एक साथ होते हैं। लेकिन यहां पे तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी 2/5 रहेगी, लेकिन पहली बॉल व्हाइट है जब, मतलब दूसरी बॉल व्हाइट है जब पहली बॉल ब्लैक थी, तो अब अगर मैं व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालूं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी बेटा 3/5। क्यों, क्योंकि बैग में कितनी बॉल है व्हाइट 3, और टोटल बॉल कितनी है 5, अब 4 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक बॉल जो मैंने निकाली थी वो वापस डाल दी है, तो अभी बैग में कितनी बॉल है 5, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 6/25। अब आप एक चीज को समझो, यहां पे जो दूसरा इवेंट है और जो पहला इवेंट है, क्या पहले इवेंट की वजह से दूसरे इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी थी उसकी प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। यहां पे पड़ा था, बिल्कुल पड़ा था, क्योंकि एक बॉल निकाल दिया था तो इसकी प्रोबेबिलिटी पहले 3/5 थी, लेकिन अब कितनी हो गई थी 3/4। लेकिन यहां पे पहले भी 3/5 थी इसकी प्रोबेबिलिटी, अब भी 3/5 है। तो जब आपके पास ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसमें एक के होने से दूसरे पे कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसे इवेंट्स को बोला जाता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और ऐसे केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर हो जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। क्लियर है? ठीक है। अब बेटा दो और बहुत प्यारी प्यारी सी चीजें हैं। एक है आप लोगों के पास थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, एक है बाइस थ्योरम। बाइस थ्योरम जो चीजें आपने अभी तक पढ़ी होंगी ना, उन सभी का एक निचोड़ है ना। बच्चों को अक्सर बाइस थ्योरम से डर लगता है, बट उन सभी का निचोड़ है जो अभी तक आपने पढ़ी। बहुत इजी चीज है। पहले थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को समझते हैं। थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है? मान लो आप लोगों के पास एक कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अगर मैं उसके सैंपल स्पेस की बात करूं तो ये मान लो उसका सैंपल स्पेस है जिसमें कुछ अलग अलग इवेंट है। E1 एक इवेंट है, फिर E2 एक इवेंट है, E3 एक इवेंट है, E4 एक इवेंट है और E5 एक इवेंट है। ठीक है। और ये सारे के सारे इवेंट्स का जब मैं इंटरसेक्शन देखूं तो ये 5 होगा, मतलब डिसजॉइंट इवेंट्स है। और इन सबका यूनियन अगर मैं देखूं तो वो सैंपल स्पेस के इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा कहीं पे होता है और मान लो ए कोई इवेंट है, ये देख रहे हो सर्कल से मैंने रिप्रेजेंट किया है। ए कोई इवेंट है जो जिसकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। अब ए इवेंट क्या है? E1 के साथ भी है, E2 के साथ भी है, E3 के साथ भी है, E4 E5 सबके साथ है, सभी इवेंट्स के साथ है। तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब E1 ऑलरेडी हो चुका है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब E2 ऑलरेडी हो चुका है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब E3 ऑलरेडी हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब E4 ऑलरेडी हो चुका है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब E5 पहले से हो चुका है। तो ये आपके पास थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी है। बाइस थ्योरम क्या कहता है? बाइस थ्योरम कहता है सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है। यहां पे आपके पास 3 इवेंट है, E1 E2 E3 और ए कोई इवेंट है जिसकी आपको प्रोबेबिलिटी, मतलब इस तरीके से थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से आप निकाल लोगे। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे मान लो E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कब? जब ए हो चुका है। E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कब? जब ए हो चुका है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये है ना, इसका फॉर्मूला ये पढ़ा था, E1 इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ध्यान से देखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, मतलब अगर मैं मल्टीपल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में जाऊं तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, और इस वाले को अभी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ऐसे लिख सकता हूं। तो ये चीज आप पहले पढ़ चुके हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पहले पढ़ चुके हो। तो बाइस थ्योरम वही है, कुछ और नहीं है
है ना। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कैसी चीजें आएंगी, उन सभी को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एक ऐसा टॉपिक जो अक्सर बच्चों को लगता है कि ये टॉपिक डिलीटेड है, टॉपिक डिलीटेड नहीं है मेरे भाई, आ जाता है इसके ऊपर सवाल, रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं रैंडम वेरिएबल? आप लोगों के पास एक, जैसे मान लो एक कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसकी डोमेन सैंपल स्पेस में ही होती है, एक कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसकी डोमेन आपके सैंपल स्पेस में होती है ना, उसको ये बोला जाता है। अच्छा, इसको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक कॉइन है जिसको मैंने 2 बारी उछाला, अगर मैं इसके सैंपल स्पेस देखूं तो इसके सैंपल स्पेस आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, एच 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 टी टी एच और टी टी आ जाएगा। अब अगर मैं एक्स देखूं, एक्स क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ हेड्स। अब ये नंबर ऑफ हेड्स आप लोगों के पास यहां पे भी है, नंबर ऑफ हेड्स यहां पे कितनी बार है, 2 बार है। नंबर ऑफ हेड्स यहां पे कितनी बार है, 1 बार है। नंबर ऑफ टेल्स यहां पे कितनी बार हेड है, 0 बार है। मतलब यहां पे 2 बार हेड है, यहां पे 1 बार हेड है, यहां पे 1 बार हेड है और यहां पे 0 बार हेड है। तो बस यही आप लोगों के पास रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ यही चीज है। फिर अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, ये जो एक्स था आपके पास, जब x 0 था तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी, 0, यानी कि जहां पे एक भी हेड नहीं है, क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/4। जब x 1 हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2। जब x 2 था तो उसकी प्रोबेबिलिटी, x 2 यानी कि 2 हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। अब आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x या फिर मीन ऑफ x ये निकालना होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ xi इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ xi। तो ये हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो देखो 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 2/4, सबको मल्टीप्लाई करा के जो भी आपका आंसर आ गया, मान लो 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, अगर एक कॉइन को 2 बार डॉस करे तो टोटल एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे, 1 होंगे। ये इसका मतलब होता है। एक बारी ये सभी जानकारी को आप लोग देख लो, नोट कर लो अच्छे से कि क्या कुछ, अच्छा ये तो सवाल आ गया ना, क्या कुछ चीजें मैंने बताई है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जो भी चीजें आपको देखनी है वो आप लोग देख सकते हो, है ना। तो ये देख लो आप लोग शुरू से, ठीक है जी। चलो आ जाओ, ठीक है, चलो आ जाओ। अब सवालों की बात करते हैं। देखो क्या कहते हैं, मान लो आप लोगों के पास कोई ई इवेंट है, ई एंड एफ आर द इंडिपेंडेंट इवेंट्स। मान लो आप लोगों के पास 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 0.3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ ये आपको दिया गया है 0.5, तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये किसके बराबर होगा, तो देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी कहानी है। क्या कहता है, आपके पास ई की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ई यूनियन एफ की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। मान लो एफ की प्रोबेबिलिटी को मैंने एक्स मान लिया और उसने बोला ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे तो इनका इंटरसेक्शन इसके बराबर होगा, ठीक है। अब ई यूनियन एफ का प्रोबेबिलिटी जो है वो किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ 0.5 के बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.3 के बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एक्स के बराबर है, और ये जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ये इसके बराबर हो गया। उसके बाद अगर मैं यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, 0.3 को इधर भेजूंगा तो ये 0.2 हो जाएगा। ये x है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.3, इसकी प्रोबेबिलिटी x के इक्वल है। सॉल्व करोगे यहां पे, दोनों को माइनस करोगे 0.7 आ जाएगा, उधर भेजोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2/7, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ f क्या है, 2/7। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जब f हो चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ f जब e हो चुका है, इसका अगर मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से फॉर्मूला देखूं तो ये बनेगा, इसका फॉर्मूला देखूं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर हो जाएगा, दोनों से ये टर्म कॉमन ले, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डिवाइडेड बाय ये बचेगा। अब ये जो है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ये इससे कटा, ये इससे कटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बचा, दोनों को सॉल्व करोगे तो 1/70 इज योर आंसर। ठीक है जी, चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देख लो एक बार आप लोग तब तक। चलो क्या कहते हैं कि 5 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, 5 सिक्कों को उछाला गया साइमल्टेनियसली, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स दैट एटलीस्ट 1 हेड कम्स अप, आपको
प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कम से कम एक बार हेड आना चाहिए। अब देखो 5 सिक्कों को जब आप उछालोगे तो उनके फेवरेबल आउटकम्स आप बना तो लोगे, पर बहुत टाइम लग जाएगा। देखो क्या बोला है कि आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, कम से कम एक बार हेड आना चाहिए। तो आपने कोई इवेंट मान लिया है, क्या ई कोई इवेंट है कि एटलीस्ट एक बार हेड तो होना ही होना चाहिए। तो अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट निकालूं, यानी कि एक ऐसा इवेंट जिसमें एक भी बार हेड ना हो, जिसमें एक भी बार हेड ना हो, तो वो क्या हो जाएगा कि पांचों कॉइन्स में क्या हो जाएगा, हेड नहीं, टेल 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 हो जाएगा। पांचों कॉइन्स में क्या हो जाएगा, टेल 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 हो जाएगा। ठीक है, अब इस ई कॉम्प्लीमेंट की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 1, टोटल एलिमेंट्स कितने, 2 की पावर 5। बचपन में सीखा होगा आपने कि आपको कितनी बार आप सिक्के उछालो तो उसकी 2 की पावर n से आप निकाल सकते हो उसके फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट 1/32। लेकिन मुझे क्या निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो 1 - 1/32 कितना हो जाएगा, 31/32। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चल अगला सवाल, असर्शन रीजन का क्या कहता है, कहता है क्या कि 2 कॉइन्स है, 2 कॉइन्स को उछाला गया, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड if it is known that at least 1 head comes up is 1/3। कह रहे हैं कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मान लो आपके पास ए कोई इवेंट है जिसमें 2 हेड आ रहे हैं, बी कोई इवेंट है एटलीस्ट 1 हेड, तो 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब एक हेड ऑलरेडी आ चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। 2 कॉइन्स का सैंपल स्पेस बनाया, आपको 2 हेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है, कब, जब एक हेड ऑलरेडी आ चुका है, वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला होता है ये। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप निकाल लोगे यहां से क्या, 3/4, क्योंकि एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड, तो 1 2 3 3/4 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है, आपके पास कितने एलिमेंट है, यहां पे एक ही एलिमेंट है ए और बी के इंटरसेक्शन में, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4, दोनों को डिवाइड करोगे तो 1/3 इज योर आंसर। तो असर्शन रीजन दोनों ही सही है और शायद रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर योर असर्शन। ठीक है जी, तो ऐसे करना है। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि अ डाई मार्क्ड, देखो प्रोबेबिलिटी के आंसर बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, मतलब आप देख लो, बस दिमाग आपको कॉन्सेप्ट समझने में लगाना है। एक बार सवाल समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आप लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो, अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन is tossed, let A be the event number is even and B the event number is marked red। 2 इवेंट दे रखे, A कोई इवेंट है जिसमें आपके पास इवन नंबर आना चाहिए, B कोई इवेंट है जिसमें आपके डाई का जो कलर है वो क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। कह रहा है ये एक डाई है जिसमें 1 2 3 को रेड में मार्क किया गया है और 4 5 6 को किस कलर से मार्क किया गया है, ग्रीन कलर से मार्क किया गया है। अब उसने आपको क्या निकालना है, आपको ये बताने की क्या ये ए और बी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो कैसे बताओ, इस सवाल को इस तरीके से भी पूछ लिया लेता है वो कभी कभी। तो आपको ये बताना है कि क्या ये दोनों के दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो इंडिपेंडेंट के लिए क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर मैं देखूं ए क्या है कि इवन नंबर होना चाहिए तो 2 4 6, बी क्या है, रेड कलर में होना चाहिए यानी कि 1 2 3 है ना रेड कलर में, दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 2। यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि एक इवन नंबर की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब ये प्रूव करना है ना कि इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज 3, सैंपल स्पेस कितने हैं 6, तो 3/6 करोगे 1/2 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर आपको निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, दोनों को डिवाइड करोगे 1/2 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, तो कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, ये आपके पास 1/2 इंटू 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 है ना, दोनों की प्रोबेबिलिटी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6। क्या ये दोनों आपस में बराबर है 1/4 और 1/6? नहीं। अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं होंगे, है ना, कहां से होंगे भाई। ठीक है जी, चलो अगला सवाल।
अगला सवाल क्या कहता है, अज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम्स है, ठीक है। इफ अ बॉय और अ गर्ल, ठीक है, इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए, गर्ल्स होनी चाहिए, गिवन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल। देखो एक फैमिली है, उस फैमिली में 2 बच्चे हैं, अब इसकी क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है या इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों की दोनों लड़कियां होनी चाहिए। गिवन क्या है आपको कि पहली लड़की क्या है, कंडीशन क्या दे रखी है कि पहली जो यंगेस्ट है वो क्या है, लड़की, तो दूसरी भी लड़की होनी चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। फिर द एटलीस्ट 1 इज गर्ल, कम से कम एक तो लड़की होनी ही चाहिए। आ जाओ समझते हैं। देखो आपके पास बी क्या है, बी से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एल्डर बॉय को, छोटे बी से मैंने छोटे बॉय को रिप्रेजेंट कर दिया, बड़े जी से मैंने बड़ी लड़की को रिप्रेजेंट कर दिया, छोटे जी से, जी का मतलब है छोटी लड़की। सैंपल स्पेस बनाऊं तो बड़ा बी छोटा बी, बड़ा बी छोटा जी, बड़ा जी छोटा जी, जी बी, ये आपके पास सैंपल स्पेस बन गई। अब ए कोई इवेंट है जिसमें दोनों की दोनों क्या है, लड़कियां होनी चाहिए, है ना। ए क्या है, ए क्या है, बोथ आर गर्ल्स, जिसमें दोनों की दोनों लड़कियां होनी चाहिए, यानी कि जी जी। अब यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, इसमें 1 है। अब इवन इवेंट क्या है, इवन इवेंट ये है द यंगेस्ट इज गर्ल, द यंगेस्ट इज गर्ल, यंगेस्ट क्या होनी चाहिए, गर्ल होनी चाहिए। ओरे पिया, ये कैसा हो गया, यंगेस्ट इज गर्ल, यानी कि बड़ी वाली क्या होनी चाहिए, यंगेस्ट इज गर्ल, छोटी वाली लड़की होनी चाहिए ना। तो या तो दोनों लड़कियां होंगी या तो बी जी, है ना, ये हो जाएगा। तो अब अगर मैं यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखूं तो कितने हो जाएंगे, मतलब पहला वाला लड़का भी तो हो सकता है, तो ये कितने हो जाएंगे 2। अब अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन देखूं, ए का और इवन का इंटरसेक्शन देखो तो ये एक ही तो इंटरसेक्शन है ना, इसमें ये दोनों में एक ही इंटरसेक्शन है, तो इनकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी देखूं तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/4, 1, क्योंकि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, 4, तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा इनके इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी। और इवन का प्रोबेबिलिटी अगर मैं देखूं तो कितने एलिमेंट है इवन में कितने एलिमेंट है, 2, है ना, तो 2/4 यानी कि 1/2, तो काटोगे इसको तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे भी अच्छा, यहां पे एक्सप्लेन किया गया ये, ठीक है जी। अब E2 कोई इवेंट है जिसमें एटलीस्ट एक लड़की होनी चाहिए, कम से कम एक लड़की होनी चाहिए आपके पास, तो या तो वो छोटी लड़की हो सकती है, या तो दोनों लड़की हो सकती है, या तो बड़ी लड़की हो सकती है। अब E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं तो 3/4 हो गया। दोनों का इंटरसेक्शन देखूं तो बड़ा जी छोटा जी, है ना, दोनों का इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी थी 3/4, तो 1/3 इज योर आंसर। बहुत आसान से सवाल होते हैं, अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो। 2 सवाल अब बेस थ्योरम पे भी कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ सवाल मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क दूंगा। इस वीडियो के नोट्स आपको इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जब आप लोग डाउनलोड करोगे तो वहां से आप लोग उन सभी नोट्स को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, PDF मिल जाएगा। अब कहता है क्या कि एक कार्ड है जिसमें 52, एक कार्ड है जिसमें एक डेक ऑफ कार्ड है जहां पे आपके पास 52 पत्ते। कहता है 1 कार्ड इज लॉस्ट, एक कार्ड गुम हो गया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स द पैक ऑफ 3 कार्ड्स आर ड्रॉन। अब बचे हुए पत्तों में से कितने बच गए, एक कार्ड अगर चला गया तो कितने बच गए, 51 कार्ड्स में से आपने कितने कार्ड्स निकालने, 3 पत्ते निकालने, विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेस किए हुए आपने 3 पत्ते निकाल लिए, ठीक है। आर फाउंड टू बी ऑल स्पेड्स, और वो सारे के सारे पत्ते क्या हैं, क्या फाउंड किए गए, सारे के सारे क्या हैं, स्पेड्स है, ऑल स्पेड्स है, ऑल स्पेड्स है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड इज बीइंग अ स्पेड। तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो गुम हुआ पत्ता है वो क्या है, स्पेड है। तो इवन मैंने कोई इवेंट मान लिया है जिसका मैंने क्या दिया है नाम, कि जो लॉस्ट कार्ड था वो स्पेड है, और इवन की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। लेकिन कब, जब मैंने जो 3 पत्ते निकाले थे, E2 क्या है, E2 क्या है, लॉस्ट कार्ड जो है वो स्पेड नहीं होना चाहिए। और ए एक ऐसा इवेंट है जब जिसमें ड्रॉन कार्ड क्या है, स्पेड है। इवन क्या है, मैंने एक प्रोबेबिलिटी, या तो देखो जो गुम हुआ पत्ता होगा वो या तो स्पेड होगा या तो नहीं होगा। तो मैं अगर वो बनाऊं अपना, ये 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। ये क्या है, इवन एक इवेंट है जिसका मतलब क्या है, वो गुम हुआ पत्ता स्पेड है। E2 एक इवेंट है जो गुम हुआ पत्ता स्पेड नहीं है। दोनों का इंटरसेक्शन 5 है, दोनों का यूनियन क्या है, सैंपल स्पेस के बराबर, 52 पत्तों के बराबर। और ए क्या है कि जो 3 पत्ते निकाले गए हैं वो तीनों के तीनों पत्ते क्या है आप लोगों के पास, सारे के सारे क्या है, स्पेड है। अब अगर मैं
इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो इवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 13/52, यानी कि जो गुम हुआ पत्ता है, 13 स्पेड होते हैं ना, 52 में से 13 है ना, तो क्या हो जाएगा 13 स्पेड होता है तो 13/52 हो जाएगा 1/4। E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो 39/52 हो जाएगा। 39/52 कैसे, या तो 1 - 1/4 कर दो, कॉम्प्लीमेंट है एक दूसरे के, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, यानी कि जो लॉस्ट कार्ड है वो स्पेड होना चाहिए। कब, जब तीनों कार्ड जो निकाले गए वो स्पेड ही थे। तो उसका अगर मैं फॉर्मूला देखूं बाइस थ्योरम के हिसाब से तो ये हो जाएगा, बेस थ्योरम के हिसाब से ये इसका फॉर्मूला है। तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन तो पता है, पर क्या आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब इवन हो चुका है वो पता है? नहीं। तो वो हम निकालेंगे कैसे, यहां से। कैसे निकालोगे, अब देखो 12 पत्ते बच गए आपके पास। इवन क्या है, आपको 3 पत्ते निकालने हैं, तीनों के तीनों स्पेड होने चाहिए। कब, जब आपका जो लॉस्ट कार्ड था वो स्पेड था, यानी कि अब आपके पास 51 पत्ते बचे हैं, स्पेड के कितने बचे हैं 12 बचे हैं, क्योंकि जो लॉस्ट कार्ड था वो क्या था, स्पेड था। तो 12 पत्तों में से 3 पत्ते आपने सेलेक्ट करने हैं, ये फेवरेबल आउटकम्स हो गए, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे 51 में से 3, क्योंकि 3 पत्तों का सैंपल स्पेस बनाना था ना हमें, तो इसको सॉल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब E2 ऑलरेडी हो चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो 13 पत्तों में से, क्योंकि यहां पे लॉस्ट कार्ड स्पेड नहीं है, तो टोटल पत्ते तो 51 है, लेकिन जो गुम हुआ पत्ता है वो स्पेड नहीं है, तो स्पेड के कितने रहेंगे 13, तो 13 में से 3 निकाले तो ये कितना हो जाएगा 286, और ये 51/51 हो जाएगा। ये क्या है आपके पास, फेवरेबल आउटकम्स है। तो इन दोनों का डिवाइड करोगे तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो, 10/49 आपका आंसर आ जाएगा। देखो, हो सकता है अगर आप पहली बार प्रोबेबिलिटी को पढ़ रहे हो तो ये चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको शायद समझ में ना आए। मैं बता रहा हूं क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा, बेस थ्योरम के बेसिक सवालों को करना पड़ेगा पहले, तब जाके ये बड़े बड़े सवाल होंगे, है ना। तो ये सेशंस जो है जनरली उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरे साल भर पढ़ा है, मेहनत करी है, और रिवीजन पर्पस के लिए ये सेशन है। बाकी जब आपके एग्जाम होंगे तो उसमें जो मैं मैराथन्स करवाऊंगा आपको, वहां पे मैं बेसिक से चीजें करवाऊंगा, वहां पे इजी सवाल भी होंगे, मुश्किल सवाल भी होंगे। तो वहां पे जो गैप डेज होंगे वहां पे मिलेंगे हम लोग, मतलब इजी चीजों के साथ बेसिक से समझाऊंगा। ठीक है जी। यहां पे क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम में हमें क्या करना है, अपने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने। ठीक है जी। चलो, कहता है कि एक बैग है बेटा, उसमें 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल है। दूसरा बैग है, उसमें 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल। अब कहता है क्या कि 2 बॉल यहां से यहां ट्रांसफर करी गई। अब आपको क्या बताना है, फ्रॉम बैग ए टू बैग बी, एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन, और उसके बाद एक बॉल निकाली गई कहां से, बी से। बी से एक बॉल निकाली गई। इफ द बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग बी इज फाउंड टू बी रेड, और जो बॉल निकाली गई वो क्या पाया गया कि वो बॉल क्या है, रेड है। एक नहीं निकाली गई होगी, है ना, अच्छा एक ही निकाली, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 रेड बॉल वर ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी। अब आपको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये जो 2 बॉल आपने यहां ट्रांसफर करी थी वो दोनों की दोनों बॉलें रेड बॉल थी, जो पहले किया था उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल। तो इवन कोई इवेंट मैंने मान लिया जिसमें क्या, जिसका क्या है कि एक बॉल रेड रही होगी, एक बॉल ब्लैक रही होगी इसमें, है ना, जो 2 बॉल निकाली। E2 कोई इवेंट माना है मैंने, दोनों की दोनों रेड रही होंगी, या तो E3 कोई इवेंट है, दोनों की दोनों ब्लैक रही होंगी। क्या इसके अलावा कुछ और बन सकता है? नहीं। तो अगर मैं इसको कंसीडर करूं, E1 एक इवेंट है, E2 एक इवेंट है दूसरा, और E3 एक तीसरा इवेंट है, तीनों का इंटरसेक्शन करोगे 5 आएगा, और यूनियन करोगे तो सैंपल स्पेस आएगा। ठीक है। जो ड्रॉन बॉल है वो क्या है, रेड है। जो ड्रॉन बॉल है वो रेड है, क्योंकि जो बॉल निकाली गई फिर यहां से बैग से वो क्या है, रेड है। उसको मैंने ए मान लिया। तो सबसे पहले मैं प्रोबेबिलिटी, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ये, मुझे निकालना है ये, है ना, मुझे निकालना है ये ई, है ना, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जब E ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि दोनों की दोनों बॉल जो ट्रांसफर करी गई थी वो रेड थी, है ना। जो दोनों की दोनों बॉल थी जो ट्रांसफर करी गई थी वो क्या थी, रेड थी, और आपके पास एक क्या इवेंट है जो बॉल निकाली गई वो भी रेड थी, है ना। तो बेस थ्योरम के हिसाब से इसका फॉर्मूला हो जाता है ये, है ना। अब अगर मैं इन सभी की वैल्यूज निकालूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकालूं, इवन क्या है, इवन क्या है कि पहली बॉल रेड होनी चाहिए और
मतलब एक बॉल रेड होनी चाहिए, एक बॉल ब्लैक होनी चाहिए। कहां से? ए वाले बैग से। रेड कितनी है? 3, तो 3 में से एक बॉल सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ब्लैक कितनी है? 5, 5 में से एक सेलेक्ट करनी है। और टोटल बॉल कितनी है? यहां पे 8 बॉल है, तो 8 में से कितनी बॉल सेलेक्ट करी है हमने? 2 बॉल निकाली है ना, ट्रांसफर करी है, तो 8C2। वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो 15/28 इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकालूं, E2 क्या है कि दोनों की दोनों बॉल रेड है, तो 3C2 डिवाइडेड बाई 8C2। अब E3 निकालूं, दोनों की दोनों ब्लैक, 5 में से 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट करनी है, तो ये इन सभी के क्या आ गई? प्रोबेबिलिटी आ गई। अब मैं क्या निकालूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E जब इवन हो चुका है, यानी कि क्या? यानी कि क्या? जो बॉल निकाली गई यहां से वो रेड बॉल होनी चाहिए। अब देखो इस बैग में 4 रेड पहले से थी, और इवन के आने के बाद कितनी रेड हो जाएंगी? यहां पे 5 रेड हो जाएंगी, और ब्लैक कितनी हो जाएंगी? आपके पास 5 ब्लैक हो जाएंगी, क्योंकि एक रेड और एक ब्लैक आ गई इवन इवेंट का अगर मैं बात करूं। तो अब अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं कि जो निकाली गई बॉल थी, जो बॉल मैंने निकाली थी, वो क्या होनी चाहिए थी? रेड होनी चाहिए थी। 5/10 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी, तो 5/10। ठीक है। ई इवेंट जब E2 दोनों के दोनों बॉल अगर मैं यहां पे रेड डाल दूं, तो रेड बॉल कितनी हो जाएंगी? 6, और ब्लैक बॉल कितनी हो जाएंगी? 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 6/10। 6/10। उसी तरीके से इसकी प्रोबेबिलिटी 4/10 हो जाएगी जब मैं इसमें एक भी रेड बॉल ना डालूं, दोनों ब्लैक। सभी वैल्यूज हमने निकाल दी हैं, सब्स्टिट्यूट करो। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना। ठीक है जी। बाकी कुछ सवाल मैं आप लोगों के लिए भी लेकर आया हूं, जिनको आप लोग नोट्स को जब आप डाउनलोड करोगे तो इन सबकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी, वहां से ये सभी सवाल आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, फाइनल बोर्ड्स एग्जाम में, तो मेक श्योर आप लोग इन सवालों को एटलीस्ट जरूर करके जाना, है ना। एटलीस्ट इन सवालों को आप लोग जरूर करके जाना, है ना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी देखो एक सवाल आया हुआ है ना। तो अक्सर बच्चों को लगता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वहां से सवाल नहीं आता है, बट आपको सभी टाइप के सवाल करने हैं। ठीक है जी। चलो, सो स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो वो भी ले सकते हो। बाकी यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं बोर्ड्स मैराथन में। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।